नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने राजस्थान पॉलिटी शुरू की थी। राजस्थान पॉलिटी में हमने आरपीएससी पढ़ लिया, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य वित्त आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ये सारे आयोग कंप्लीट कर लिए। आज अपना 7वां आयोग है, या जो संस्था की बात कर ले वह है भारत के स्तर पर तो अपन ने लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त। तो आज अपन लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में देखेंगे। तो एक बात समझनी जरूरी है, अपने पास दो संस्था अपन ने पढ़ी। पहले राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, एक पढ़ी मानवाधिकार आयोग, और एक संस्था पढ़ी अपन ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ये दोनों संस्था क्या है? ये दोनों संस्था क्या करती है? ये शिकायतों की जांच करती है। अब दोनों संस्था शिकायतों की जांच करती है, तो फिर तीसरा आयोग की अपन को जरूरत कहां पे पड़ गई? जो लोकायुक्त आयोग है, इसकी जरूरत अपने को कहां पे हो गई, है ना? तो वो देखने की बात है। अपन ने मानवाधिकार आयोग पढ़ा, तो मानवाधिकार आयोग केवल जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उन मामलों में क्या करता है? शिकायत दर्ज करता है। तो मानवाधिकारों का उल्लंघन, इसमें मानवाधिकार, ये केवल मानवाधिकार मामले देखता है ना? ये केवल मानवाधिकार के मामले देखता है। जबकि जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, ये सूचना से संबंधित मामले देखता है ना? कि किसी व्यक्ति ने, किसी पक्षकार ने किसी संस्था से या किसी लोक सेवक से कोई सूचना मांगी, उस संस्था या लोक सेवक ने वो सूचना दी या नहीं दी, इससे संबंधित मामले कौन देखेगा? राजस्थान राज्य सूचना आयोग देखेगा। जबकि मानवाधिकारों से संबंधित मामले कौन देखेगा? मानवाधिकार आयोग देखेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे भ्रष्टाचार, है ना? भ्रष्टाचार दोनों कर सकते हैं। कौन? लोक सेवक भी भ्रष्टाचार कर सकता है, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर है वो भी भ्रष्टाचार कर सकता है। या कोई अपन जिनको जनप्रतिनिधि बोलते हैं, जनसेवक, वो भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, है ना? जैसे बहुत सारे जनसेवक जाते हैं ना, जैसे लालू यादव चारा घोटाला में गए जेल, है ना? तो जनसेवक भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो इनके लिए कौन, है ना? यानी इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए या इनके ऊपर जांच करने के लिए कोई एक संस्था होनी चाहिए। तो वो संस्था कौन है? वो संस्था है केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त। तो आज अपन लोकपाल और लोकायुक्त को संयुक्त रूप से देखेंगे। तो ये चलते हैं, है ना? देखो, लोकपाल व लोकायुक्त ये क्या है? जनप्रतिनिधियों, लोक सेवकों के विरुद्ध आमजन की शिकायतों को सुनने के लिए एक संस्था है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकपाल क्या है या लोकायुक्त क्या है? तो ये एक संस्था है। कैसी संस्था? जनप्रतिनिधि हो चाहे लोक सेवक, इनके विरुद्ध आमजन की शिकायतों को सुनने के लिए एक संस्था बनाई गई है ना? ये संस्था सबसे पहले कौन से देश में बनी? ये संस्था सबसे पहले बनी स्वीडन में। कौन से देश में बनी? स्वीडन में बनी 1809 ईस्वी में। सबसे पहले 1809 ईस्वी में स्वीडन में बनी, है ना? स्वीडन में बनी। कौन सी? लोकपाल या लोकायुक्त संस्था। वहां पर लोकपाल या लोकायुक्त नहीं बोलते, वहां पे क्या बोलते हैं? इसको ओम्बुड्समैन। कौन सी संस्था बोलते हैं? ओम्बुड्समैन संस्था बोलते हैं। यानी वहां पर जो जनसेवक है, वहां पर जो लोक सेवक है, इनके विरुद्ध शिकायतें सुनने के लिए एक संस्था है, वह ओम्बुड्समैन, है ना? ओम्बुड्समैन एक स्वीडिश शब्द है ना? स्वीडन देश है, स्वीडन देश की भाषा है स्वीडिश भाषा। कौन सी भाषा? स्वीडिश, है ना? स्वीडिश भाषा। तो ओम्बुड्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? स्वीडिश भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला। क्या अर्थ होता है? लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोकपाल या लोकायुक्त हमने कहां से लिया है? ये स्वीडन की परिकल्पना है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन नामक संस्था होती है, ठीक है? अब भारत में क्या? भारत में भी क्या ऐसी संस्था है ओम्बुड्समैन जैसी? हाँ, एक है लोकपाल, जो केंद्र के जो मंत्री है या केंद्र के जो जनसेवक है और जो केंद्र के जो लोक सेवक है,
इनके लिए एक संस्था बनी हुई है, वो संस्था केंद्र पे कौन सी है? लोकपाल। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूं या राज्य स्तर की बात करूं कि उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इनमें कौन सी है? तो इनमें जो संस्था है वो है लोकायुक्त। तो केंद्र स्तर पे भारत के पास है लोकपाल और राज्य स्तर पे है लोकायुक्त। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं इसको ना। तो देखो लोकपाल, अपन पहले बात करेंगे लोकपाल की, है ना, इसकी बात करेंगे लोकपाल की। तो लोकपाल की मांग शुरू हुई तो सबसे पहले सदन में 1960 में के एम मुंशी, किसने? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, है ना, के एम मुंशी ने किसकी? लोकपाल नामक संस्था की मांग की कि लोकपाल नामक संस्था भारत के लिए होनी चाहिए। भारत के लिए लोक सेवकों के लिए, भारत के जो जनप्रतिनिधि है इनमें क्या है? आमजन के लिए क्यों कौन सी संस्था होनी चाहिए? एक लोकपाल नामक संस्था होनी चाहिए। ऐसी मांग किसने की? के एम मुंशी। के एम मुंशी के बारे में अपन सबको पता है कि जब ना अपन राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं वहां पे एक आता है मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था? इसी के एम मुंशी ने किया था। नाम था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इसके अलावा आपने एक कोई भी एक बुक ले लो, है ना, कि गोदान किसने लिखी? एक बुक लिखी थी गोदान, ये किसने लिखी? अपन बोलेंगे मुंशी प्रेमचंद। क्या बोलेंगे? मुंशी प्रेमचंद, है ना। अपन क्या बोलेंगे? मुंशी प्रेमचंद। नहीं भैया, ये सिंगल आदमी नहीं है, ये दो अलग अलग आदमी है। मुंशी अलग है, प्रेमचंद अलग है ना। तो वास्तव में गोदान तो प्रेमचंद ने लिखी है, लेकिन क्या है ना, कुछ ऐसी भी एक पत्रिका निकालते थे, उस पत्रिका में मुंशी ये कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और प्रेमचंद दोनों व्यक्ति मिलकर वो एक पत्रिका निकालते थे। तो उस पत्रिका से नाम पड़ता गया इनका मुंशी प्रेमचंद। कि कौन वो पत्रिका कौन निकालता है? कि यार मुंशी प्रेमचंद निकालता है। तो उसी आधार पे प्रेमचंद का नाम ही कैसा पड़ गया? मुंशी प्रेमचंद। बाकी मुंशी अलग है, कौन है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और प्रेमचंद अलग है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रेमचंद में जो मुंशी प्रेमचंद होता है, ये मुंशी कौन है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की यहाँ पर बात हो रही है। तो अपन लोकपाल संस्था की बात कर रहे थे। तो लोकपाल संस्था की सबसे पहले मांग किसने की? तो लोकपाल संस्था की सबसे पहले मांग की कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। बाद में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। बाद में इसके के हनुमंतैया जो इसके अध्यक्ष बने थे, मोरारजी देसाई के बाद में के हनुमंतैया, है ना। तो इसकी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई कब? 1966 में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी बात की किसकी? कि एक लोकपाल नामक संस्था होनी चाहिए, लेकिन संसद में इसके लिए विधेयक भी लाना जरूरी है। एक अधिनियम बनाओगे, उसी अधिनियम के आधार पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में तो लोकपाल या लोकायुक्त का उल्लेख है ही नहीं। तो किसी अधिनियम के द्वारा इस संस्था की स्थापना की जा सकती है। तो अधिनियम लाया, तो अधिनियम के लिए बिल लाएगा। बिल मतलब विधेयक। बिल या विधेयक एक ही बात होती है। तो बिल कब लाएगा पहली बार? तो पहली बार सदन में बिल लाएगा 1968 में। लेकिन कौन सा नेता ऐसा होगा जो ये कहेगा कि यार ऐसी संस्था बना दो जो हमारे ऊपर ही काम करेगी या हमारे ऊपर ही शिकायतों की जांच करने लग जाएगी? कोई नेता ऐसा नहीं चाहेगा, है ना। तो 1968 में जो प्रथम बार विधेयक आया, ये विधेयक पारित ही नहीं हुआ। ऐसे कुल 9 बार विधेयक आए, पारित नहीं हो सके। 10वीं बार विधेयक आया कब? सन 2011 में। सन 2011 में 10वीं बार विधेयक आया। इस समय कुछ संस्थाएं ऐसी थी जो क्या कर रही थी? भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, है ना। अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था। अन्ना हजारे के नेतृत्व में, नाम सुना होगा ना आपने अन्ना हजारे का। तो इनके नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, भ्रष्टाचार हटाओ आंदोलन। तो उस आंदोलन को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सदन में क्या किया? शुरू किया कौन सा? ये विधेयक। लोकायुक्त के लिए, लोकपाल के लिए विधेयक लाना पारित किया। किसने किया? तो सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह तब कहाँ थे? राज्यसभा से क्या थे? सांसद थे और भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने राज्यसभा से पारित करवाया किसको? लोकपाल विधेयक को। डेट थी 17 दिसंबर 2013। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है ये कब पारित हुआ?
2017 में लोकसभा से हो गया, राज्यसभा से। उसके बाद में 18 दिसंबर को लोकसभा से पारित हो गया। 31 दिसंबर 2013 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया, है ना। तो 31 दिसंबर 2013 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया और 1 जनवरी 2014 से ये पूरे भारत में प्रभावी होगा। कोई भी बिल उसको अगर राज्यसभा से पास कर दिया, लोकसभा से पास कर दिया और राष्ट्रपति के अनुमोदन मिल गया तो वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। विधेयक किस में चेंज हो जाता है, अधिनियम में चेंज हो जाता है। तो वो विधेयक कब बन गया, 31 दिसंबर 2013 को विधेयक बन गया और 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया। तो जो लोकपाल अधिनियम है, अपन वो बात करते हैं कि लोकपाल अधिनियम, लोकपाल अधिनियम, है ना। तो लोकपाल अधिनियम कौन सा था, लोकपाल अधिनियम 2013 था। ये लोकपाल अधिनियम 2013 कब पारित हो गया, 31 दिसंबर 2013 को पारित हो गया पूरी तरह से और 1 जनवरी 2014 से ये प्रभावी हो गया। ठीक है, इसके बाद में 2014 से प्रभावित हो गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका किसी को अध्यक्ष बनाया ही नहीं। 2019 में आके मोदी सरकार ने एक अध्यक्ष बनाया, है ना, क्योंकि ये 2013 के बाद में कौन, 2013 में जैसे ये कांग्रेस सरकार ने ये पारित किया था विधेयक, कांग्रेस सरकार हट गई थी 2014 में, मोदी सरकार आ गई थी, है ना, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको पारित किया नहीं, किसी को लोकपाल बनाया नहीं। 2019 में जाके 23 मार्च 2019 को पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष को अपन क्या बोलते हैं, पीसी घोष, क्या नाम है, पीसी घोष। तो 23 मार्च 2019 को पिनाकी चंद्र घोष को भारत के पहले लोकपाल के रूप में शपथ दिलाई, है ना। भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसने शपथ ली, पिनाकी चंद्र घोष ने शपथ ली। ये क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मांग रही, पहले तो मांग उठी 1960 में, फिर 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, फिर 1968 में पहली बार संसद में पारित हुआ, लेकिन ये संसद में लाया गया, पारित नहीं हो सका। ऐसे 9 बार संसद में लाया गया, पारित नहीं हुआ। 10वीं बार संसद में 2011 में लाया गया, लेकिन 2013 में जाके 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पारित, 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में पारित, 31 दिसंबर 2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी और 1 जनवरी 2014 से पूरे भारत में क्या हो गया, ये लागू हो गया। फिर बाद में 23 मार्च 2019 को पिनाकी चंद्र घोष को भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में शपथ ली, है ना। ठीक है, और हाँ, कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये लोकपाल विधेयक क्यों पारित हो पाया, क्योंकि अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो लोकपाल बिल अन्ना हजारे के दबाव में लाया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, लोकपाल संस्था, लोकपाल संस्था एक ऐसी संस्था है, लोकपाल एक सांविधिक एवं परामर्शकारी संस्था है। देखो, लोकपाल संस्था कैसी संस्था है, क्या सरकार ने किसी संविधान के किसी आर्टिकल के तहत इसका गठन किया क्या लोकपाल का, नहीं, संविधान में लोकपाल का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो ये सांविधिक, ये संवैधानिक संस्था तो नहीं है, यानी संविधान में उसका उल्लेख नहीं है तो ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। कौन सी संस्था होगी, संविधान में उल्लेख नहीं तो गैर संवैधानिक संस्था है। क्या किसी विधि यानी किसी अधिनियम के तहत इसका गठन किया, हाँ, कौन से अधिनियम के तहत, लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत इसका गठन किया। तो कैसा आयोग होगा, एक सांविधिक आयोग होगा। कौन सा, सांविधिक आयोग, यानी किसी विधि के तहत गठन हुआ तो सांविधिक आयोग होगा, संवैधानिक नहीं, सांविधिक। और क्या ये परामर्शकारी संस्था है, हाँ, ये सलाह देने के लिए सरकार को सलाह देगी, ये सरकार को सलाह देने के लिए एक गठन किया गया इस संस्था का। तो ये एक सांविधिक संस्था है और ये एक परामर्शकारी संस्था, यानी सरकार को क्या करेगी ये संस्था, केवल सलाह देगी। सरकार सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है क्या, नहीं, सरकार सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो सरकार सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। अब जांच की, कोई अपराधी, ये जैसे कोई एक एमएलए है ए, ये भ्रष्टाचार का आरोपी सिद्ध हो जाता है, तो क्या इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है क्या, नहीं। ये क्या कर सकता है, जांच करेगा और सरकार को रिपोर्ट दे देगा कि संभालो, है ना।
ये क्या है, ये एमएलए या एमपी क्या है, ये भ्रष्ट है, तो इसके ऊपर आप कार्रवाई करो। तो सरकार को कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है, परामर्श दे सकता है, सलाह दे सकता है, ये नहीं कर सकता, ये खुद दंड नहीं दे सकता। तो ये जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। तो लोकपाल संस्था जांच कर सकती है परंतु दंड क्या नहीं कर सकती, दंड नहीं दे सकती। ठीक बात। इसके अलावा ये कैसा निकाय है, ये एक बहुसदस्य निकाय है। कैसा निकाय है, बहुसदस्य निकाय है। टोटल कितने सदस्य, टोटल 9 सदस्य, इसमें एक सभापति प्लस 8 अन्य सदस्य, टोटल 9 सदस्य। एक सभापति जिसको अपन क्या बोलेंगे, लोकपाल, जो मेन है लोकपाल। लोकपाल एक पूरी संस्था है, उसमें भी 9 मेंबर है, उसमें एक सभापति है और 8 अन्य सदस्य हैं। वो जो सभापति होता है उसको अपन बोलते हैं लोकपाल, है ना। तो ये 9 में से एक सभापति हो गए और 8 अन्य सदस्य हो गए। 8 अन्य सदस्यों में से कैसे होनी चाहिए, 1/2 सदस्य, मतलब आधे सदस्य SC ST OBC या महिलाओं में से संबंधित होने चाहिए, है ना। तो 1/2 सदस्य, 8 सदस्यों में से 1/2 सदस्य, मतलब कम से कम 4 सदस्य कैसे होने चाहिए, SC ST OBC या महिला होनी चाहिए, है ना। तो SC ST OBC या महिला होनी चाहिए। ये तो हो गई शर्त, ठीक है, ये शर्त है इसकी। ठीक, इसके अलावा इनमें योग्यता कौन सी होनी चाहिए, है ना। ये जो 8 मेंबर बना रहे हो आप, ये 8 मेंबर कौन से होने चाहिए, योग्यता कौन सी होनी चाहिए भाई, 4 तो होनी चाहिए न्यायिक पृष्ठभूमि से। न्यायिक पृष्ठभूमि का मतलब, न्यायिक पृष्ठभूमि का मतलब है 4 न्यायिक क्षेत्र से होनी चाहिए, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, है ना, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, इनमें क्या होनी चाहिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होनी चाहिए, यानी जज होनी चाहिए, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनका कैसा होना चाहिए, ये जज होने चाहिए इनके। तो 4 तो न्यायिक क्षेत्र से होने चाहिए और 4 प्रशासनिक क्षेत्र से होने चाहिए। प्रशासनिक क्षेत्र से मतलब जो वरिष्ठ IAS अधिकारी है, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी है ना, जो पहले कलेक्टर रह चुके हैं या जो संभागीय आयुक्त रह चुके हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको बनाएंगे। तो 4 कौन से होने चाहिए, प्रशासनिक क्षेत्र से होने चाहिए, 4 न्यायिक क्षेत्र से होने चाहिए, है ना। तो ये 8 सदस्यों की योग्यता हो गई। लेकिन सभापति के लिए कुछ अलग से योग्यता है, वो याद रखने का अपने को, है ना। तो जो सभापति है उसके लिए जो योग्यता है वो प्राय एग्जाम में पूछी जाती है कि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, है ना। तो इसके लिए सभापति के लिए योग्यता क्या है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, चीफ जस्टिस या न्यायाधीश हो। तो यह शर्त है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए, जिसकी मिनिमम एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम एज 45 वर्ष होनी चाहिए, है ना। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश कम से कम एज 45 वर्ष होनी चाहिए, और होती भी है। अपन सबको पता है कि कम से कम 55-56 वर्ष की एज तक जाते जाते ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाते हैं, है ना। और जो मुख्य जज है वो तो लगभग सब 58-59 साल के होते हैं, वो बनते हैं मुख्य जज। वो भी कुछ जो उनका कॉलेजियम है उसके तहत ही बन पाते हैं, है ना। तो ये तो 45 वर्ष, ये तो कोई याद रखने जैसी बात भी नहीं है, लेकिन याद रख लेना कि मिनिमम एज कितनी होती है, 45 वर्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश हो, है ना। ये योग्यता है सभापति की। बाकी जो अन्य सदस्य हैं उनके लिए योग्यता क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्यता नहीं है, हाई कोर्ट का भी चल जाएगा, ठीक है। देखो नियुक्ति, जो लोकपाल है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, लोकपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा, लोकपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। क्या अपनी मर्जी से कर देगा, नहीं। तो एक चयन समिति होगी, एक 5 सदस्य चयन समिति होगी, है ना, उसके द्वारा करेगा। तो लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, एक 5 सदस्य चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। उस 5 सदस्य चयन समिति में कौन होगा, एक होगा प्रधानमंत्री, एक होगा लोकसभा अध्यक्ष, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता, है ना, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं आना चाहता तो वो क्या करेगा, किसी अन्य न्यायाधीश को नियुक्त कर देगा सुप्रीम कोर्ट का ही। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश, है ना।
तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश। ये एससी, यहाँ पर एससी का अर्थ सुप्रीम कोर्ट, जबकि ये जो पहले एससी था वहां पर ये कैटेगरी है एससी, जबकि यहाँ पर एससी का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का कैसा होना चाहिए, अन्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अलावा एक प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ, है ना, 5 सदस्य, एक प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, 3। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित अन्य न्यायाधीश और एक विधि विशेषज्ञ। हो गए 5 सदस्य। ये 5 सदस्य तय करेंगे कि लोकपाल किसे बनाए जाए, फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, उसकी नियुक्ति कर देगा। तो राष्ट्रपति कैसा काम करेगा, यहाँ पर नियुक्ति करने का काम कर रहा है। राष्ट्रपति के पास स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है इस मामले में। राष्ट्रपति स्वेच्छा से क्या करे, स्वेच्छा से उस व्यक्ति की नियुक्ति कर दे, ऐसा अधिकार उसके पास नहीं है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया या 70 वर्ष की क्या हो गई, उसकी आयु हो गई। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु उसका कार्यकाल है। क्या पुनर्नियुक्ति हो सकती है, नहीं, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अगले 5 वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ेगा। क्यों, ये शर्त क्यों? मान लो मैं लोकपाल, मैंने क्या किया, कांग्रेस के कुछ एमपी है, कांग्रेस के कुछ सांसद है, 5 सांसद है जो भ्रष्टाचार में क्या हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए जाते हैं। मैं क्या करूंगा, कांग्रेस के अध्यक्ष से बात करूंगा कि मैं आपकी 5 सदस्यों के ऊपर क्या कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं 5 सदस्यों के ऊपर रिपोर्ट करूंगा तो कांग्रेस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। कांग्रेस वाला मेरे को बोलता है कि नहीं यार, आप ये ऐसा करना, ये सीट आपको दे रहे हैं, इस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं खुश, मैं क्या करूंगा, उन 5 सदस्यों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। ठीक है बात। तो इस चीज से बचने के लिए जो पहले से ही जो अधिनियम है उसमें प्रावधान किया गया कि अगले 5 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। 65-70 वर्ष की आयु ऐसे ही हो रही है, अगले 5 वर्ष तक कोई नहीं लड़ेगा, 75 वर्ष की आयु हो जाएगी, तब तक ऊपर चले जाएगा, राम राम सत्य, है ना। तो अगले 5 वर्ष में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, तो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा शपथ कौन दिलाएगा, या जो नियुक्ति कर रहा है वही शपथ दिलाएगा। तो शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति। अगर आपको त्याग पत्र देना है तो किसको दो, राष्ट्रपति को। त्याग पत्र आपको देना है तो भी राष्ट्रपति को। और वेतन एवं भत्ते कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समान, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन एवं भत्ते मिलेंगे 2.80 लाख। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको 2.80 लाख मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2.50 लाख मिलते हैं, है ना। तो ये टोटल कितने मेंबर है, 9 मेंबर है। तो जो सभापति है उसको तो मिलेगा 2.80 लाख और जो 8 अन्य सदस्य हैं उनको मिलेगा 2.50 लाख। ठीक है। मतलब जो मेन है चीफ जस्टिस, यहाँ पे चीफ जस्टिस के समान किसको मिलेगा, लोकपाल को। और जो अन्य सदस्य हैं उनको क्या मिलेगा, 2.50 लाख। ठीक। पद से हटाना, कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। क्या अपनी मर्जी से हटा देगा, नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति से राष्ट्रपति हटाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति से। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति क्या होती है, संसद में पहले बिल लाओ, संसद में बिल ला के उसको महाभियोग के द्वारा पारित करो, तो उस रीति से हटाया जाएगा। तो पद से हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति से। ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट। लोकपाल का क्षेत्राधिकार, कि लोकपाल कौन से क्षेत्र में काम करेगा, लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या है। तो देखो लोकपाल का क्षेत्राधिकार की अपन बात करें, तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार की बात करें तो उससे पहले अपन क्या बात कर लें, ये लोकपाल किन किन के ऊपर काम करता है। लोकपाल एक तो जनसेवक के ऊपर काम करेगा और एक लोक सेवक के ऊपर। जनसेवक मतलब जो मंत्री, मुख्यमंत्री, मतलब जो चुनाव लड़ते हैं, जनसेवक जनप्रतिनिधि। और एक लोक सेवक के विरुद्ध, है ना। तो एक लोक सेवक हो गया एक तरफ,
इधर जन सेवक हो गए। अब जन सेवक में कौन हो गए? जन सेवक में अपन केंद्र स्तर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो लोकपाल किसके लिए? केंद्र के लिए। तो केंद्र स्तर पे एक जो जन सेवक है वो है प्रधानमंत्री। केंद्र स्तर पे कौन बैठा हुआ है? प्रधानमंत्री, है ना? तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। कुछ शर्तें हैं, है ना, और कुछ क्या प्रतिबंध है कि आप किन किन मामलों में जांच कर सकते हो और किन शर्तों के अधीन रह के जांच कर सकते हो, है ना? जैसे प्रतिबंध तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि जैसे कोई विदेश से प्रधानमंत्री ने कोई साठगांठ की, कोई गठबंधन बनाया विदेश से, या कोई इसको अपन क्या बोलते हैं द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए, तो उनके बारे में जांच करने लग जाओ। नहीं, परमाणु के बारे में जांच नहीं कर सकते आप, है ना? और जो बहुत सारे हैं जैसे अंतरिक्ष, उसके बारे में आप जांच नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों के दिन तो प्रधानमंत्री के ऊपर अगर आपको जांच करनी है तो कुछ प्रतिबंध है और कुछ शर्तें हैं। कुछ शर्तें, वो कुछ प्रतिबंधों के अधीन जांच कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अलावा कौन बचा? प्रधानमंत्री के अलावा बचे मंत्री, है ना? तो सारे जो भी मंत्री है, अन्य जो मंत्री बच गए ना कैबिनेट स्तर के, वो। इसके अलावा अब सारे सांसद मंत्री तो नहीं होते। कांग्रेस में कुछ सांसद बैठे हुए, वो तो मंत्री नहीं है। बीजेपी में भी बहुत सारे सांसद है, वो सारे ही सांसद मंत्री थोड़ा ना, कुछ ही सांसद मंत्री है। मंत्रियों के अलावा सांसद। सांसद कौन से? अभी वाले भी यार, अगर मैं अभी सांसद हूं, है ना, मैंने काम किया, अब मैं 2024 में सांसद चुना गया, 2029 में मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया, तो 2029 में के बाद में मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया, तो क्या मेरी 5 साल में जो काम किया उनकी समीक्षा नहीं की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। तो कौन से सांसद? पूर्व व वर्तमान सांसद। कौन से? पूर्व सांसद व वर्तमान सांसद। सांसद कौन कौन से हो सकते हैं? पूर्व व वर्तमान सांसद, ठीक है। तो ये हो गए, ये इनकी जो अपन मंत्रियों की इनकी बात कर रहे हैं, ये हो गए। इसके अलावा किसकी जांच कर सकता है ये तो हो गए जन सेवक, लोक सेवक की बात करेंगे। लेकिन कुछ एनजीओ होते हैं, कुछ एनजीओ होते हैं। एनजीओ मतलब जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो मतलब बहुत सारे जो लोगों के हितों के रूप में काम करते हैं। महिलाओं के लिए काम करने वाले हो गए, बुजुर्ग के लिए अनाथ आश्रम चलाते हैं, बच्चों के लिए कुछ, जो बुजुर्ग के लिए वृद्धाश्रम और बच्चों के लिए अनाथ आश्रम चलाते हैं। तो ये जो एनजीओ है, इनको क्या करते हैं, बहुत सारी जगह से पैसे मिलते हैं, है ना। तो कुछ एनजीओ को ऐसे भी होते हैं जिनसे विदेशी फंडिंग होती है। कैसी होती है? विदेशी फंडिंग, यानी विदेशों से भी पैसे मिलते हैं। विदेशों से भी पैसे मिलते हैं। भारत से पैसे मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर भारत के लोग, जो भी लोग पैसा दे रहे हैं ना, अपने पास पता है इनके ऊपर टैक्स लगा देंगे। लेकिन विदेशों से अगर कोई पैसा मिल रहा है तो उनके ऊपर अपन टैक्स कैसे लगाए, है ना। उसकी कुछ रीति होती है, अलग अलग कानून। तो यार विदेशी फंडिंग मिल रही है इस एनजीओ को। लेकिन बहुत सारे एनजीओ ऐसे भी होते हैं ना, जो भारत विरोधी काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी फंडिंग मिल रही है। कल अगर आतंकवादी संगठन है आईएसआई पाकिस्तान का, वो कोई एनजीओ, मैंने एक एनजीओ बना दिया वीके, ये एक एनजीओ बना दिया वीके नाम से। इस एनजीओ को पाकिस्तान की आईएसआई अगर फंडिंग करने लग जाएगी, क्या भारतीयों को चलना चाहिए? नहीं, क्योंकि आतंकवादी संगठन है। तो कोई भी एनजीओ जिसको विदेशी फंडिंग मिल रही है, और कितनी विदेशी फंडिंग? 10 लाख से ऊपर। कोई भी एनजीओ जिसको 10 लाख प्लस विदेशी फंडिंग मिल रही है ना, उसकी भी जांच कौन कर सकता है? लोकपाल जांच कर सकता है। एक बात। इसके अलावा लोक सेवक की बात करते हैं हम, कि कौन से लोक सेवक इसके क्षेत्राधिकार में आएंगे। एक तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, है ना। इसके अलावा जो हाफ सरकारी कर्मचारी होती है, यानी जो आधे सरकारी कर्मचारी होते हैं। आधे सरकारी कर्मचारी कौन से? जैसे मैंने कोई एक संस्था स्थापित कर दी, कोई प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट संस्था मान लो विकास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विकास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक संस्था स्थापित कर दी। गवर्नमेंट को लगा कि यार बहुत अच्छी संस्था है, गवर्नमेंट इसमें
मैं क्या कर रहा हूँ, ये विकास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसी संस्था है, ये एक ऐसी संस्था है जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है ना। गवर्नमेंट को लगा अच्छी संस्था है, गवर्नमेंट ने इसके 51% शेयर खरीद लिए, गवर्नमेंट ने 51% शेयर खरीद लिए। मतलब इसमें अब क्या हो गई, गवर्नमेंट इसमें जो कोई भी अधिकारी जिसकी नियुक्ति होगी है ना, वो किसी पेपर के थ्रू या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करेगा, है ना? जैसे अडानी हो गया, अडानी ने कोई संस्था स्थापित की, जैसे कोई भी एक संस्था स्थापित कर दी, तो उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है ना। तो इस संस्था में क्या हुआ, कोई भी कर्मचारी नियुक्त होगा तो उनकी भी तो जांच की जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा यहाँ भी काम में आ रहा है, गवर्नमेंट का पैसा काम में आ रहा है, तो इसकी भी जांच की जा सकती है। तो इसको बोलते हैं लोक प्राधिकरण। क्या बोलते हैं, लोक प्राधिकरण, लोक प्राधिकरण। तो इन लोक प्राधिकरणों में जो भी कर्मचारी काम करेंगे उनके बारे में भी अपन जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्षेत्राधिकार होते हैं इसके, है ना। ये लोक सेवकों के ये क्षेत्राधिकार हो गए और जन सेवक के ये क्षेत्राधिकार हो गए। तो एक एक करके इनको अपन देखते हैं। देखो, लोकपाल का क्षेत्राधिकार, पहला प्रधानमंत्री, कुछ शर्त और कुछ प्रतिबंध। शर्त है तो क्या, लोकपाल संस्था के 2/3 सदस्य कैसे हो, अनुमति दे। प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच करने के लिए जो लोकपाल संस्था है उसके 2/3 सदस्य, यानी 9 सदस्य टोटल, 9 सदस्यों को 2/3 सदस्य कितने हो गए, 6 सदस्य। यानी लोकपाल संस्था में टोटल 9 सदस्य हैं, 6 सदस्य अनुमति देंगे तभी जाके अपन प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो ये तो हो गए शर्त। प्रतिबंध कौन से हो गए कि कौन कौन सी चीजों में आप जांच नहीं कर सकते। तो प्रतिबंध हो गए विदेशी संबंध, है ना, कि विदेशों से आपने जो संबंध स्थापित किए हैं उसके बारे में आप जांच नहीं कर सकते। अंतरराष्ट्रीय संबंध, वही हो गए विदेशी संबंध वाली बात। आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, है ना, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा का जो भी मामला है उसमें प्रधानमंत्री कुछ काम करता है तो उसमें आप लोकपाल क्या नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, अगर लोकपाल जांच कर सकता है परमाणु ऊर्जा की, तो जब 1974 में इंदिरा गांधी और 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण करवाया था तो उस समय लोग सहमत नहीं थे परमाणु के लिए, है ना? जो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे जो सांसद सदस्य थे वो सहमत नहीं थे कि अभी भारत को परमाणु संपन्न देश होना चाहिए, लेकिन परमाणु ऊर्जा का करवा लिया। क्यों, क्योंकि लोकपाल को इसके क्षेत्राधिकार में रखा ही नहीं जाएगा। तो परमाणु ऊर्जा हो गया, अंतरिक्ष विस्तार हो गया, है ना, कि कल मैं कोई भी एक अंतरिक्ष मिशन भेज दूं, गगनयान भेज दिया मैंने, कहाँ पे, मैं प्रधानमंत्री हूं और मैंने गगनयान भेज दिया अंतरिक्ष में, और कोई लोकपाल आके मेरी चेक करने लग जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अंतरिक्ष विस्तार, तो अंतरिक्ष विस्तार में भी तो ये कुछ प्रतिबंध है, इन प्रतिबंधों के अधीन प्रधानमंत्री की जांच की जा सकती है। यानी इन मामलों में आप जांच नहीं कर सकते, और ये शर्त है जांच शुरू करने से पहले ये शर्त होनी चाहिए। इसके अलावा समस्त पूर्व व वर्तमान मंत्री, मंत्री कौन से, पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री, समस्त पूर्व व वर्तमान सांसद, समस्त पूर्व व वर्तमान सांसद, इनकी भी जांच हो सकती है। इसके अलावा एनजीओ जो 10 लाख या उससे अधिक की क्या कर रही है, विदेशी अनुदान, विदेशी अनुदान मतलब विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रही है, तो एनजीओ जो 10 लाख या उससे अधिक विदेशी अनुदान प्राप्त कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा संचालित लोक उपक्रमों के लोक सेवक, लोक उपक्रम मैंने समझा दिया आपको। भारत में कुछ लोक उपक्रमों के नाम, जैसे आपने सुना होगा सेल, SAIL, एक सुना होगा गेल, है ना। तो ये सब कैसे लोक उपक्रम है, तो इन सबके क्या होगा, इन सबके जो कर्मचारी है उनके बारे में बात हो रही है ना। तो सेल गेल में काम करने वाले जो लोक सेवक हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है, ये उपक्रम हो गए। और भारत सरकार के समस्त कर्मचारी, समस्त जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है भारत सरकार के, वो इसके अधीन आ जाते हैं। तो ये लोकपाल का क्षेत्राधिकार है ना। किसका क्षेत्राधिकार है, लोकपाल का क्षेत्राधिकार। ठीक है, लोकपाल के पास सिविल कोर्ट यानी दीवानी मामले की शक्ति है ना। दीवानी मामले की शक्ति है, यानी जैसे कोर्ट 2 प्रकार से अपन डिवाइड कर दिया। एक तो अपराध, है ना, जिसे किसी व्यक्ति के ऊपर किसका हुआ है, कोई भी एक लोक सेवक है उसके खिलाफ मर्डर का केस आ गया और एक भ्रष्टाचार का केस आ गया,
तो लोक सेवक किसकी जांच करेगा? मर्डर की जांच करेगा या भ्रष्टाचार की? भ्रष्टाचार की। क्योंकि मर्डर किसके तहत आ जाता है? ये सैन्य मामलों में आ जाता है, आपराधिक मामलों में आ जाता है ना, जबकि भ्रष्टाचार सिविल या दीवानी मामलों में काउंट होता है। तो जो दीवानी मामले होते हैं ना, उनकी ही जांच करेगा कौन? लोक सेवक। ये लोकपाल है ना। तो लोकपाल के पास सिविल या दीवानी मामले की शक्ति है। केंद्र सरकार लोकपाल से जुड़े मामलों के निपटान हेतु विशिष्ट अदालत का गठन करेगी, है ना, कि लोकपाल से जुड़े जो भी मामले हैं उनके निपटान के लिए किसकी गठन करेगी? विशिष्ट अदालत का गठन करेगी कि जल्दी इन मामलों का क्या हो जाना चाहिए? निपटान हो जाना चाहिए। भारत में वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है? जो लोकपाल संस्था है उसकी वर्तमान सभापति है, अध्यक्ष कौन है? वह है अजय मणिकराव खानविलकर। अजय मणिकराव खानविलकर वर्तमान अध्यक्ष है और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है ना। अपन ने पढ़ा था कि क्या होना चाहिए? जो सभापति है उसके लिए योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना लोकपाल संस्था कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे लोकायुक्त संस्था। आइए अपन शुरू करते हैं। लोकायुक्त कौन सा? राजस्थान के लोकायुक्त की अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह पे लोकायुक्त की मांग अलग अलग टाइम पे उठने लगी। सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम बनाया था उड़ीसा ने, लेकिन पारित नहीं हो पाया। 1973 में जाके पारित हुआ। उससे पहले महाराष्ट्र भाई साहब इन्होंने क्या कर दिया, लोग बाद में लोग विधेयक लाए, लेकिन पारित सबसे पहले करके पहली बार लोकायुक्त बना भी दिया। तो राज्य स्तर पर जनप्रतिनिधियों तथा तो लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने वाला आयुक्त। लोकायुक्त कौन होता है? लोकपाल और लोकायुक्त एक ही आदमी है, मतलब एक ही बात है दोनों। केंद्र स्तर पर लोकपाल है, राज्य स्तर पर लोकायुक्त है ना। तो कौन है जो मतलब केंद्र स्तर के कर्मचारी और केंद्र स्तर के जो जनसेवक है उनके लिए लोकायुक्त, और राज्य स्तर के जो कर्मचारी और राज्य स्तर के जो ये लोक सेवक है, ये जनसेवक और लोक सेवक, इनके लिए कौन होगा? इनके लिए लोकायुक्त होगा। तो राज्य स्तर पर जनप्रतिनिधियों तथा लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने वाला आयुक्त कौन होगा? लोकायुक्त। लोकायुक्त एक स्वतंत्र सांविधिक यानी कोई सांविधिक है, यानी किसी अधिनियम के तहत बनाया गया है, गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है और एक परामर्शकारी निकाय है। लोकायुक्त स्वतंत्र, सांविधिक, गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय है ना। परामर्श देगा, ये जांच कर सकता है, परामर्श दे सकता है, दंड नहीं दे सकता। लोकायुक्त विधेयक लाने वाला पहला राज्य। लोकायुक्त विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा? उड़ीसा। 1970 में लाया, लेकिन पारित 1973 में जाके हुआ। लोकायुक्त विधेयक लाने वाला पहला राज्य उड़ीसा है ना, जबकि लोकायुक्त विधेयक को पहली बार खत्म करने वाला राज्य वो भी कौन सा है? उड़ीसा, है ना। लोकायुक्त बना दिया था इसने 1973 में, और 1974-75 के आसपास इसने लोकायुक्त संस्था को खत्म भी कर दिया, ठीक है ना। लोकायुक्त संस्था बनाने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा ने क्या किया? 1970 में बिल लाया, विधेयक लाया, 1973 में जाके पारित हुआ। जबकि महाराष्ट्र ने 1971 में विधेयक लाया और 1972 में पारित कर दिया और लोकायुक्त बना दिया। तो लोकायुक्त संस्था बनाने वाला पहला राज्य पूछ ले तो महाराष्ट्र, जबकि लोकायुक्त विधेयक लाने वाला पहला राज्य पूछ ले तो उड़ीसा, ठीक। राजस्थान में कब? राजस्थान में 1973 में। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था किसकी सलाह पर? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1973, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1973 की सिफारिश पर, है ना। राजस्थान में जो प्रशासनिक सुधार समिति बनी थी 1973, उसकी सिफारिश पर लाया गया राजस्थान में लोकायुक्त संस्था। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब लाया गया? राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्था कब बनी? तो 1973 में बनी। कब बनी? 1973 में। लागू कब हुआ? ये जो अधिनियम लाए राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ भैया 3 फरवरी 1973 को, 3 फरवरी 1973 को, ठीक है। 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ है। अब कुछ विधेयक ऐसे हैं जो मतलब ये संसद से इनसे रिलेटेड है, मतलब भ्रष्टाचार के मामले हो गए, तो इन विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति ने अनुमति कब दी? 26 मार्च 1973 को अनुमति दी।
ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने को ये सन याद रख लेना कि 1973 में ही अनुमति स्वीकृति दे दी थी, किसने? राष्ट्रपति ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो प्री 2021, वीडियो प्री 2021 में शायद सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी, तो वहां पर था 1971, 1972, 1973, 1974। तो कब दिया था? 1973 में अनुमति दी थी, है ना। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है। 3 फरवरी 1973 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा 28 अगस्त 1973 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहली बार आई.डी. दुआ को राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त कब? 28 अगस्त 1973, है ना। 28 अगस्त 3 फरवरी 1973 ये जो लोकायुक्त अधिनियम है ये लागू हो गया, जबकि 28 अगस्त 1973 को क्या हुआ? पहली बार अध्यक्ष बनाया गया, पहली बार कोई लोकायुक्त बनाया गया। किसे बनाया गया? पहला लोकपाल कौन था? अपना पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, 23 मार्च सन 2019। जबकि प्रथम लोकायुक्त राजस्थान का ये थे आई.डी. दुआ। कौन? आई.डी. दुआ, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे ये। आई.डी. दुआ सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। हाँ? प्रथम उप लोकायुक्त के.पी.यू. मेनन। उप लोकायुक्त एक ही बनाए अब तक, कौन? के.पी.यू. मेनन, और यही याद रखना है अपने को, है ना। तो प्रथम उप लोकायुक्त के.पी.यू. मेनन, प्रथम लोकायुक्त कौन? आई.डी. दुआ, प्रथम लोकायुक्त आई.डी. दुआ। ठीक है, आगे अपन चलते। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था, यार अगर लोकायुक्त बनाया है तो उसको रखने के लिए जगह तो चाहिए, बैठने के लिए तो जगह चाहिए। बैठने के लिए जगह दे दी जयपुर में। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुख्यालय कहाँ है लोकायुक्त संस्था का? जयपुर में। इसके अलावा संरचना कैसी है? वहां पर भी 9 सदस्य हैं, लोकपाल में भी, यहाँ पर भी 9 सदस्य हैं। तो कैसे संरचना है? 9 सदस्य हैं। संरचना एक 9 सदस्य, 9 सदस्य संरचना। अगर एग्जाम में पूछ ले कि कैसे सदस्य संरचना है, तो एक बहुसदस्य आयोग है। एक से ज्यादा सदस्य हो गए तो बहुसदस्य है। तो लोकायुक्त, राजस्थान लोकायुक्त संस्था एक बहुसदस्य आयोग है, तो 9 सदस्य हो गए। इसमें एक लोकायुक्त हो गया और ये 8 अन्य लोकायुक्त हो गए। तो मुख्य लोकायुक्त कौन सा? ये, और 8 अन्य आयुक्त कौन से हो गए? दूसरे। टोटल 9 सदस्य हो गए। ठीक, इसके अलावा नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल किसी को कर देगा क्या नियुक्त? नहीं। तो एक चयन समिति है, वहां पर चयन समिति में लोकपाल के लिए 5 सदस्य थे। प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा प्रतिनिधि कोई, और एक विधि विशेषज्ञ। लेकिन यहाँ पर चयन समिति में केवल 2 सदस्य हैं। सुप्रीम, ये हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और साथ में एक और सदस्य विपक्ष का नेता, विधानसभा में जो विपक्ष का नेता है वो। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था कि यदि लोकायुक्त चयन समिति में, लोकायुक्त चयन समिति में विपक्ष का नेता न हो तो, है ना, यानी अगर विधानसभा में विपक्ष का नेता ही नहीं होगा तो इस समिति में कौन कार्य करेगा? तो विधानसभा में अगर विपक्ष का नेता नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? जो विपक्ष है वो क्या करेगा? अपने में से एक नेता बनाएगा, है ना। 10% सीटें नहीं आई तो नेता नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? उनमें से एक नेता चुनेगा और उसको विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद में क्या करेगा? इस चयन समिति में शामिल कर देगा। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा में विपक्ष के नेता तो हर बार होते हैं, है ना। विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए 20 सीटें चाहिए, और कांग्रेस इतनी निठल्ली तो नहीं है कि 20 सीटें नहीं लाएगी, या बीजेपी इतनी निठल्ली तो नहीं है कि 20 सीटें नहीं लाएगी। तो अभी तो अपने को टेंशन नहीं लेनी, अभी तो अपने को एग्जाम निकालना है बस, है ना। तो विपक्ष, विधानसभा में विपक्ष दल का नेता कौन होगा? इस चयन समिति का सदस्य होगा। ठीक, इसके अलावा योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए दोनों, ये 4 सदस्य है ना, तो इनमें योग्यता के लिए बात करें कि योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। तो टोटल 8 सदस्य हैं, लेकिन अपने को योग्यता की बात करनी है। योग्यता क्या होनी चाहिए? न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त जज या हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
जो लोकायुक्त बनेगा, जो मेन हेड की बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त जज होना चाहिए या हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, है ना। या तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज हो जाए, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य, जबकि हाई कोर्ट में किसा होना चाहिए, हाई कोर्ट में केवल मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। लाभ का पद नहीं धारण करता हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार उसने वो अभी तो लोकायुक्त भी बना दिया और साथ में उसको किसी भी को जैसे कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गया, नहीं, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, हाँ, सीधी सी बात है कि सांसद एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए, उसको संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कारोबार या वर्ती न करता हो, यानी बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपने बिजनेस को फायदा पहुंचा सकता है यहाँ से वो, क्योंकि उसके पास सारे डाटा आ जाएंगे, सारे आंकड़े आ जाएंगे, डाटा आ जाएंगे, तो उनसे वो अपने बिजनेस को फायदा पहुंचा सकता है। तो कारोबार या वर्ती नहीं करता हो, और अगर कारोबार या वर्ती करता है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। ये भी याद रखना कि कारोबार या वर्ती नहीं करता हो, अगर करता है तो उसको छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये योग्यता होनी चाहिए लोकायुक्त के लिए। ये योग्यता किसकी बात हो रही है, ये लोकायुक्त की योग्यता की बात हो रही है, जो मेन है लोकायुक्त, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, शपथ। शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष, कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष। पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा क्या, नहीं, पद ग्रहण से 5 वर्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है। त्याग पत्र कौन, राज्यपाल, त्याग पत्र कौन देगा, राज्यपाल। प्रतिवेदन किसको, राज्यपाल को। शपथ राज्यपाल दिला रहा है, त्याग पत्र राज्यपाल को, प्रतिवेदन मतलब जो वार्षिक रिपोर्ट है कि मैंने 1 साल में क्या काम किया, उसकी रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को। राज्यपाल किसे देगा, राज्य विधानमंडल के मुख्यमंत्री को दे देगा कि जा राज्य विधानमंडल के समक्ष रख, इन लोक सेवकों, इन जन सेवकों के खिलाफ ये भ्रष्टाचार के मामले हैं, है ना, तो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। वेतन भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। देखो, लोकपाल के वेतन भत्ते उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान। तो लोकपाल में जो मेन लोकपाल था उसको 2.80 लाख, 2,80,000, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको कितना मिलता है, 2,80,000। और अन्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, उनको कितना मिलता है, 2,50,000। तो जो लोकपाल में अन्य सदस्य थे उनको कितने मिलेंगे, 2,50,000। यहाँ पर क्या, यहाँ पर मिलेगा 250 और 225, कितना, 250 और 225। 250 किसको, जो लोकायुक्त है उसको, और जो अन्य 8 सदस्य हैं उनको 225, है ना, उनको 225। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान उनको वेतन भत्ते मिलते हैं, ये अपने को ध्यान रखना। इसके अलावा पद से कौन हटाएगा, राज्यपाल हटाएगा। पद से कौन हटाएगा, राज्यपाल। क्या अपनी मर्जी से हटा देगा, नहीं। तो उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जांच करेगा, उसके बाद में आप हटा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में कौन हटाएगा, राज्यपाल। कारण, बिना कारण के हटा देगा कि नहीं, कदाचार या असमर्थता के बाद में, है ना, यानी या तो उसके कोई दुराचरण का मामला आ गया हो या वो समर्थ नहीं हो, है ना, या इसके अलावा फिर अपन बोल देते हैं कि पागल दिवालिया हो गया हो, है ना, या मतलब मानसिक विकृति। तो ये बहुत सारी चीजें होती है वो कारण, जबकि जो मेन कारण है वो होता है कदाचार या असमर्थता। क्योंकि कदाचार और असमर्थता की जांच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके बाद में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त दोनों पद रिक्त। अगर लोकायुक्त भी रिक्त है, उप लोकायुक्त का पद भी रिक्त है, तो कौन, राज्यपाल के अनुरोध पर। कौन करेगा, राज्यपाल अनुरोध करेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लोकायुक्त का कार्यभार दिया जा सकता है ना, कि लोकायुक्त भी नहीं है, उप लोकायुक्त भी नहीं है, तो कार्य किसी को तो पद पे बैठना पड़ेगा। तो राज्यपाल अनुरोध करेगा किसको, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, कि आप जाओ और कार्यभार ग्रहण करो। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लोकायुक्त का कार्यभार दिया जा सकता है। तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त नहीं होगा तो कौन संभालेगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किसके अनुरोध पर, राज्यपाल के अनुरोध पर, ठीक। अब क्षेत्राधिकारी की बात हो रही है कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें काम करेगा, है ना, क्षेत्राधिकारी की बात हो रही है।
देखो, लोकायुक्त के सत्ताधिकार की बात हो रही है, बात वही है ना। ये हो गए जनसेवक, इधर हो गए लोक सेवक। अब जनसेवकों में बहुत सारे हैं। एक हो गया सीएम, मुख्यमंत्री। तो क्या, देखो, लोकपाल प्रधानमंत्री की जांच कर सकता है, लेकिन लोकायुक्त मुख्यमंत्री की जांच नहीं कर सकता। अपने को ध्यान रखना कि लोकपाल मुख्यमंत्री, ये है, लोकायुक्त मुख्यमंत्री की जांच नहीं कर सकता, लोकपाल प्रधानमंत्री की जांच कर सकता। तो सीएम का तो पट्टा कट हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री का पत्ता कट हो गया तो इसका मतलब अन्य का थोड़ी होगा, नहीं, अन्य तो मंत्री है ना, तो अन्य मंत्री, अन्य मंत्री हो गए, ठीक, अन्य मंत्री हो गए। साथ में अन्य मंत्रियों के अलावा कौन, अन्य मंत्रियों के अलावा हो गए जो भी एमएलए, यानी जो वर्तमान या पूर्व विधायक है, वर्तमान या पूर्व विधायक है, वो भी इसमें आ गए, तो उनके उनके ऊपर भी जांच की जा सकती है। इसके अलावा ये तो हो गए राज्य स्तर की बात। अब अपने स्थानीय स्वशासन भी चलता है, यानी स्थानीय निकाय भी काम करते हैं। स्थानीय निकाय 3, कौन कौन से, जिला परिषद, पंचायत समिति और स्थानीय निकाय 2 भागों में, एक पंचायती राज और एक शहरी निकाय। पंचायती राज में 3 निकाय, कौन, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। और शहरी निकाय में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, है ना। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे पंचायती राज की। है ना। तो पंचायती राज से आपको याद रखना है, एक है जिला परिषद, जिला परिषद, तो जिला परिषद में होता है जिला प्रमुख, कौन होता है, जिला प्रमुख, और उप जिला प्रमुख। तो जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख ये दोनों भी लपेटे में आएंगे लोकायुक्त के। इसके अलावा एक होती है पंचायत समिति, पंचायत राज में होती है पंचायत समिति। पंचायत समिति में बैठता है प्रधान और उप प्रधान, प्रधान और उप प्रधान, वो दोनों भी इसमें लपेटे में आएंगे, है ना। एक होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में होता है सरपंच, उप सरपंच और अन्य जो पंच है वो, है ना, सरपंच उप सरपंच। तो यहां पर होता है सरपंच, उप सरपंच, है ना, ये भी लपेटे में आएगा नहीं। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके माइंड में रहे, ये लपेटे में नहीं आएगा, है ना। तो यहां से जो इसके क्षेत्राधिकार से जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वैसे बनते हैं, निम्न में से कौन सा लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में या तो ऑप्शन में सीएम होगा या सरपंच होगा। तो ना तो सरपंच लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है, नहीं मुख्यमंत्री आता है ना। तो मुख्यमंत्री भी, ये सरपंच भी तो गांव का मुख्यमंत्री है ना। जयकांत शिकरे, ये मेरा गांव है जयकांत शिकरे। तो सरपंच क्या है, सरपंच भी इस लपेटे में नहीं आएगा और मुख्यमंत्री भी नहीं आएगा। तो ये कौन आ जाएगा, जिला परिषद और पंचायत समिति आ जाएगी, ग्राम पंचायत इस लेवल में पकड़ में नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा शहरी निकाय, शहरी निकाय में है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, तीनों के सभापति उपसभापति इसके लपेटे में आएंगे। और इसके अलावा अब आजकल विकास प्राधिकरण बन रहे हैं कि जेडीए है, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण। तो इन विकास प्राधिकरण है ना, उन संस्थाओं के जो जनसेवक है वो भी इसके लपेटे में आएंगे, इसके क्षेत्राधिकार में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं लोक सेवक की, अपन बात करते हैं लोक सेवक की। तो लोक सेवक में सारे अधिकारी, है ना, सारे राज्य स्तरीय कर्मचारी, सारे राज्य स्तरीय कर्मचारी। इसके अलावा
कोई भी जो लोक प्राधिकरण है, लोक प्राधिकरण जो राज्य स्तर का लोक प्राधिकरण है ना, जिसमें राज्य सरकार ने इंटरेस्ट लिया है, वो लोक प्राधिकरण है ना, उसके कर्मचारी वो भी इसमें आएंगे। ठीक, तो ये सब बातें इसके क्षेत्राधिकार की हो गई। जो इसके क्षेत्राधिकार में नहीं है वो अपन अभी देख लेंगे। ठीक है, तो क्षेत्राधिकार में राज्य के समस्त मंत्री, कौन? राज्य के समस्त मंत्री अपन ने पढ़ लिए, लोक सेवक, सचिव और विभागाध्यक्ष, समस्त कर्मचारी, लोक सेवक, सचिव, विभागाध्यक्ष, सारे कर्मचारी आ गए, है ना। अब पंचायती राज में कौन? जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आएगी नहीं तो कौन आएगी? जिला परिषद और पंचायत समिति। जिला परिषद से जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति से प्रधान, उप प्रधान। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति में स्थायी समितियों के अध्यक्ष, स्थायी समिति बनी होती है जिनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ज्यादातर ये जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख ये रहते हैं, है ना। तो उन समितियों के अध्यक्षों की बात हो रही है, उन समितियों के अध्यक्ष भी इसके लपेटे में आएंगे। इसके अलावा नगर निकाय की बात कर ले, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, मेयर होते हैं ना नगर निगम में, तो मेयर, वो मेयर यहाँ पे आएगी, महापौर, उप महापौर। नगर पालिका वो नगर परिषद, नगर विकास, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर विकास, न्यासों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। नगर परिषद में क्या होता है? सभापति, उपसभापति। नगर पालिका में ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनते हैं। ये भी सब इसमें आ जाएंगे, तो अपन ने अभी देख लिए थे। इसके अलावा राजकीय कंपनियां, यानी जो लोक प्राधिकरण है ना, वो स्थायी प्राधिकरण हो गया, राज्य निगम हो गया, राज्य मंडल हो गया, है ना, अध्यक्ष, कर्मचारी और अधिकारी। ये जैसे अपन ने आरसीए है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, है ना, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, वो है आरसीए। तो उसके भी जो भी कर्मचारी है ना, वो भी इसके अंडर में आएंगे। ठीक है, तो राजकीय कंपनियों, स्थायी प्राधिकरणों, राज्य निगमों, मंडल के अध्यक्ष, अधिकारी, वो कर्मचारी। जो इसके लपेटे में नहीं आएंगे, यानी जो इसके दायरे में नहीं आते, वो कौन सा नहीं आता? राज्यपाल नहीं आएगा, वहां पर राष्ट्रपति नहीं था, यहाँ पर राज्यपाल नहीं है। वहां पर प्रधानमंत्री था, यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, ये ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है, मुख्यमंत्री और सरपंच से। तो मुख्यमंत्री नहीं आएगा। राज्य महालेखाकार, जो ऑडिटर जनरल होता है, वो भी इसके जो क्षेत्राधिकार है उसमें नहीं आता है। हाईकोर्ट, वो जिला न्यायालयों के जो जज है, न्यायिक कर्मचारी है या जो अधिकारी है, न्यायिक कर्मचारी है, न्यायिक जो अधिकारी है, वो भी इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। राज्य चुनाव आयोग तो राज्य लोक आयोग, राज्य चुनाव आयोग हो गया, है ना, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया। तो ये इसके जो भी कर्मचारी है, ये जो भी अध्यक्ष है, वो भी इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। सेवानिवृत्त लोक सेवक, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट लोक सेवक सेवानिवृत्त हो गया तो उसकी जांच कौन करेगा? लोकायुक्त करेगा, नहीं, उसकी जांच नहीं करेगा। तो सेवानिवृत्त लोक सेवक। पंच और सरपंच, ग्राम पंचायत लेवल की बात कर लेते हैं, पंच और सरपंच इसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी, जो विधानसभा सचिवालय है ना, उसके कर्मचारी और अधिकारी भी इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना। ठीक है, लोक सेवक के विरुद्ध निम्न मामलों पर संज्ञान, है ना, कि लोक सेवक के विरुद्ध किन मामलों पर तो आप जांच कर सकते हो, किन मामलों पर जांच नहीं कर सकते। तो देखो ज्यादातर मामले होते हैं ना भ्रष्टाचार के होते हैं। किसी पद पे रहते हुए आपने किसी को अनुचित लाभ दे दिया, अपने किसी जो संबंधी है उसको अनुचित लाभ दे दिया, या किसी को अनुचित हानि पहुंचा दी। जैसे अगर आपका कोई पर्सनली दुश्मन है ना, उसको किसी योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो तो आपका दुश्मन है, आपने उसको हानि पहुंचा दी, यानी उसको लाभ दिया नहीं। अगर लाभ नहीं दिया तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, उसके लिए हानि हो गई। तो अनुचित लाभ या अनुचित हानि वो क्या होती है? वो भ्रष्टाचार के मामले में आती है ना। तो किसी को अनुचित लाभ या अनुचित हानि की अगर कोई शिकायत होती है तो उसकी लोकायुक्त जांच कर सकता है। पद का दुरुपयोग कर रहे हो तो उस मामले में जांच कर सकता है ना। भ्रष्टाचार का कोई मामला आ रहा है तो जांच कर सकता है। अकर्मण्यता का मामला आ रहा है, यानी आप काम ही नहीं कर रहे, है ना, तो उस मामले में जांच कर सकते हो। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि किन मामलों में जांच कर सकते हैं। तो इन मामलों में जांच कर सकते हैं भ्रष्टाचार,
अकर्मण्यता या आप पद का दुरुपयोग कर रहे हो या लोगों को अनुचित लाभ या अनुचित हानि पहुंचा रहे हो, इन मामलों में जांच कर सकते हैं। किन मामलों में जांच नहीं कर सकते? या जांच को इन्वेस्टिगेशन मामला है तो 1960 ये पब्लिक सर्वेंट्स एक्ट 1950 पब्लिक सर्वेंट्स एक्ट 1950 के तहत क्या हुआ, अगर कोई भी ऐसा मामला है जिसमें लोकायुक्त की पूर्व अनुमति लेके उसकी किसी अन्य संस्था को जांच के लिए दे दिया, है ना। जैसे कोई भी एक व्यक्ति है ए, इसके खिलाफ क्या करनी थी, एक व्यक्ति ए, है ना, ये लोक सेवक है, जनसेवक मान लो, ये लोक सेवक या जनसेवक है ना। इसने पद का दुरुपयोग किया है, इसने क्या किया, पद का दुरुपयोग किया है। अब कोई एक संस्था है, इसने पद का दुरुपयोग किया, करते हुए क्या किया, करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया, है ना। मैं एक संस्था मान लेता हूं, कोई भी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मैंने एक संस्था मान ली इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये संस्था क्या कर रही है, ये संस्था जांच कर रही है इस व्यक्ति की। कैसे? इसने, इस संस्था ने क्या किया, पहले लोकायुक्त से पूर्व अनुमति ले ली, लोकायुक्त से अनुमति ले ली कि मैं इस व्यक्ति की जांच करना चाहती हूँ, इस व्यक्ति की जांच कर सकती है। तो अगर इस व्यक्ति की जांच ये संस्था कर रही है ना, इसे अनुमति लेके, तो फिर ये नहीं कर सकता इसकी जांच, है ना, तो ये इसकी जांच नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये मामला हो गया। तो ऐसे मामले जिनके संबंध में लोकायुक्त की पूर्व सम्मति से पब्लिक सर्वेंट्स एक्ट 1950 के अधीन किसी औपचारिक सार्वजनिक संस्था को जांच के आदेश दे रखे हो, है ना। यानी आपने क्या किया, ये एक्ट पब्लिक सर्वेंट्स एक्ट 1850, इसके तहत क्या किया, पहले किसी अन्य संस्था को जांच के आदेश दे रखे हैं, तो उसमें क्या नहीं कर सकते, लोकायुक्त जांच नहीं कर सकते। और एक 5 वर्ष से पुराना मामला हो गया ना, उसमें लोकायुक्त संस्था जांच नहीं करेगी। तो यदि ऐसा कोई मामला जो 5 वर्ष से पुराना है ना, तो उसकी जांच कौन नहीं करेगा, उसकी लोकायुक्त संस्था जांच नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कौन से मामलों में जांच कर सकती है, कौन से मामलों में जांच नहीं कर सकती, अपने यहाँ पे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखो, लोकपाल के पास सिविल कोर्ट की, तो लोकायुक्त के पास भी सिविल कोर्ट की शक्तियां। तो लोकायुक्त के पास सिविल कोर्ट यानी दीवानी मामले की शक्तियां, सिविल कोर्ट की शक्तियां, जिसके अंतर्गत लोकायुक्त जांच हेतु फाइल या दस्तावेज मंगवा सकता है। लोकायुक्त के पास भी किसी है सिविल कोर्ट की शक्तियां। सिविल कोर्ट की शक्तियों का हमने मानवाधिकार आयोग में भी देखा था, सूचना आयोग में भी देखा था कि क्या कर सकता है लोकायुक्त। जैसे एक व्यक्ति है ए, इसने शिकायत की, है ना, किसके खिलाफ, बी व्यक्ति के खिलाफ, तो उस शिकायत के लिए दोनों व्यक्तियों को बुलाएगा, दोनों को समन जारी करेगा, दोनों से डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, है ना, तो उनकी जांच कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकता है और इनसे शपथ पत्र लिखवा सकता है। तो इसके अंतर्गत लोकायुक्त जांच हेतु फाइल या दस्तावेज मंगवा सकता है, ये अपने को ध्यान रखना। इसके अलावा यदि कोई दुर्भावना से शिकायत करता है तो दंड। दुर्भावना से शिकायत मतलब मैंने किसी लोक सेवक से मेरी दुश्मनी है, उस लोक सेवक ने मेरे को लाभ भी दे रखे हैं पूरे, है ना, मतलब जो मैं डिजर्व करता हूँ वो लाभ मेरे को मिल गए, लेकिन मेरे तो उससे दुश्मनी है। उसे दुश्मनी निकालने के लिए कि उसके ऊपर जांच हो जाए, उसकी बदनामी हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूं, लोकायुक्त के पास शिकायत कर दूं, लोकायुक्त उसकी जांच करे और उस जांच में यह पाया जाता है कि मैंने क्या की, दुर्भावना से शिकायत की है, यानी मैंने केवल उससे दुश्मनी निकालने के लिए शिकायत की है। तो ऐसे मामलों में लोकायुक्त मेरे को सजा दे सकता है 6 माह से 3 वर्ष तक की, है ना। तो दुर्भावना से अगर शिकायत करता है तो उसे दंड देगा 6 माह से 3 वर्ष, साथ में कुछ जुर्माना लगा सकता है ना, ये दोनों हो सकता है कि सजा भी दे दी और जुर्माना भी लगा दिया, ठीक है। लोकायुक्त प्राप्त शिकायतों की जांच करता है, जांच के बाद में देखो लोकायुक्त के पास कोई शिकायत आई, शिकायत की जांच करेगा, जांच के बाद में दो रास्ते हैं। या तो अगर जांच सही पाई जाती है कि लोकायुक्त ने गलत काम किया है, तो उसका जो संबंधित अधिकारी है उसके पास क्या करेगा, उस अधिकारी को लेटर भेजेगा कि इसको सस्पेंड करो या इसके ऊपर कार्रवाई करो। अगर जांच सही नहीं पाई जाती, दूसरा पक्ष ये भी तो है ना कि जांच सही भी नहीं पाई जा सकती है, तो अगर जांच सही नहीं पाई जाती है तो उस जांच को निरस्त करेगा, ठीक। तो
लोकायुक्त शिकायतों की जांच करता है, जांच के बाद या तो उस मामले को निरस्त करेगा या सक्षम अधिकारी को, या तो मामले को निरस्त कर देगा या जो सक्षम अधिकारी है उसको अग्रिम कार्रवाई हेतु क्या करेगा, प्रेषित करेगा, अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सक्षम अधिकारी से तात्पर्य है, तो सक्षम अधिकारी मंत्री और सचिव, जो सचिव सेक्रेटरी हो जाते हैं ना, उनके लेवल के अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और सचिव के लिए मुख्यमंत्री सक्षम अधिकारी है, जबकि किसी अन्य लोक सेवक के मामले में जो विहित प्राधिकारी है, जैसे मैं ग्राम विकास अधिकारी हूं तो हमारे मामले में कौन हो गया, हमारे मामले में एसडीएम हो गया या फिर जो हमारा बीडीओ है विकास अधिकारी, वो इन दोनों को विहित अधिकारी बनाया गया है। तो ऐसे मामले में किसी अन्य लोक सेवक के मामले में विहित प्राधिकारी वो सक्षम अधिकारी होगा। ठीक है बात। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन, आईडी दुआ। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ 28 अगस्त 1973 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया, जबकि 3 फरवरी 1973 को राजस्थान लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित हुआ था, लागू हुआ था। प्रथम उप लोकायुक्त कौन, केपीयू मेनन। राजस्थान के प्रथम एकमात्र लोकायुक्त रहे केपीयू मेनन, और ये राज्य के मुख्य सचिव भी रहे, राज्य के मुख्य सचिव भी रहे। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है राजस्थान के कौन से लोकायुक्त, कौन से मुख्य सचिव उप लोकायुक्त भी रहे, तो कौन से रहे थे, वो केपीयू मेनन जी थे। ठीक। इसके अलावा न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन थे, वीएस दवे। न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त वीएस दवे, जबकि सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त एमबी शर्मा, और एमबी शर्मा एकमात्र लोकायुक्त थे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, है ना, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार लोकायुक्त, कौन, एमबी शर्मा। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड तो ये मानो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मिलाप चंद जैन, मिलाप चंद जैन ये क्या है, ये लोकायुक्त भी रहे थे और ये इनका कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे थे। मिलाप चंद जैन लोकायुक्त भी रहे और ये कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। ठीक, इसमें एक व्यक्ति का नाम नहीं है, प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो वो कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त। कौन से नंबर के लोकायुक्त हुए हैं, 13वें लोकायुक्त। तो एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि प्रताप कृष्ण लोहरा कौन से नंबर के लोकायुक्त है, 13वें लोकायुक्त है ना। तो राजस्थान के 13वें लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है जो वर्तमान में लोकायुक्त है। तो ये अपना लोकपाल और लोकायुक्त संस्था कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो अपनी आयोग, ये जो संस्थाएं है ना, ये भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 7 आयोग अपने यहाँ पे देख लिए। राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद वगैरह ये अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।